हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीआरबीएल के मॉड्यूल्स ए एंड बी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द मैक्सिमम ओवरऑल डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर द बैंक्स हैज बीन इंक्रीज टू डैश ऑफ द नेट प्रॉफिट। ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 75%। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी 75%। देखिए ओल्डर रूल्स के हिसाब से जो आपकी मैकमिलन बुक्स में भी है तो वहां पर आपको दिखेगा मैक्सिमम डिविडेंड पे आउट जो है दैट वाज लिमिटेड टू 40%। अब इसके जो डिविडेंड के रूल्स है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय बैंक्स, इसके कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स आए हैं बाय आरबीआई, जिसमें एक तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो मैक्सिमम जो डिविडेंड बैंक्स पे कर सकती है दैट इज लिमिटेड टू 75% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये जो पे आउट है ये इट विल बी लिंक टू द इक्विटी कैपिटल ऑफ द बैंक्स। तो जितना ज्यादा इक्विटी कैपिटल है उसके हिसाब से परसेंटेज प्रिस्क्राइब है ओके कि कितना वो दे सकती है डिविडेंड। ओके, जिसमें मैक्सिमम लिमिट 75% है। और साथ में डिविडेंड देने के लिए जरूरी है कि दे मस्ट हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो एडजस्टेड पैट का भी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आरबीआई लेकर आई है। एडजस्टेड पैट क्या होता है? एडजस्टेड पैट इज इक्वल टू पैट माइनस 50% ऑफ नेट एनपीएस ऑफ द बैंक। सो बैंक्स के जो भी नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है उसका 50% डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू गेट द एडजस्टेड पैट। तो ये एडजस्टेड पैट की जो फिगर है दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर द बैंक्स इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। और बाकी जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नॉर्म्स है वो तो सारे फुलफिल करने ही करने हैं। ओके, जैसे पहले नॉर्म था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम से कम 9%, नेट एनपीए लेस देन 7%। ओके, तो अब ये डायरेक्टली ये वाले जो नॉर्म्स है उसमें कुछ ये कैपिटल रिक्वायरमेंट नॉर्म्स तो फुलफिल करने ही है, बट ये सारे इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जहां एडजस्टेड पैट का क्राइटेरिया आया है, मैक्सिमम डिविडेंड 75% पे आउट कर दिया गया है, और ये लिंक्ड है टू द कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक। तो जितना ज्यादा इक्विटी कैपिटल जिस बैंक का उतना ज्यादा परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया गया है। ओके, तो ये रिसेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए मैंने लगभग हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी ऐड करे हैं जो कि आप हमारे पीडीएफ में रीड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ ए कंपनी एक्सीडिंग डैश और डैश ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी विच एवर इज लेस अमाउंट्स टू सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ऑप्शन है 2 lakhs and 5% of paid up capital, ऑप्शन बी 5 lakhs और 10% of paid up capital, ऑप्शन सी 2 crores और 10%, ऑप्शन डी 5 crores और 10%। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 crores और 10%। अब देखिए इसमें बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2025 में। पहले सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की जो लिमिट थी दैट वाज 5 lakhs, मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास किसी कंपनी के अगर 5 लाख या उससे ज्यादा के शेयर्स या फिर 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल उतने शेयर्स हैं तो उसका मतलब माना जाता था कि उस इंडिविजुअल का उस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। ओके, फिर वो पर्सन उस कंपनी का एज ए डायरेक्टर काम नहीं कर सकता है। ओके, अब ये जो लिमिट है 5 लाख की वो बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है, क्योंकि अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता था तो उसमें स्टिकर रेगुलेटरी नॉर्म्स, स्टिकर मॉनिटरिंग नॉर्म्स, तो 5 लाख की लिमिट को कम माना जाता है। तो जिससे ये जो माइनर शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर ये स्टिकर रेगुलेटरी नॉर्म्स ना आए। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट अब तभी माना जाएगा अगर किसी पर्सन के पास इंडिविजुअली या फिर इन जॉइंटली विद हिज स्पाउस और चिल्ड्रन हिज होल्डिंग द शेयर्स exceed more than 2 crores और 10% of the paid up capital of that company, तभी माना जाएगा he is having substantial interest in the company. Okay, next है, every banking company operating in India is required to prepare its balance sheet and profit and loss account at the end of each financial year according to the formats prescribed under which act and section। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ऑप्शन है सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ऑप्शन बी सेक्शन 29 ऑफ बीआर एक्ट ऑफ 1949,
ऑप्शन सी सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ऑप्शन डी सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1970। सो बैंक्स को जो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है एज पर द थर्ड शेड्यूल, एंड दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और सेक्शन है 29। तो क्योंकि ये बैंकिंग लॉ का पेपर है तो हमारे लिए कुछ सेक्शंस और एक्ट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और उनमें से क्वेश्चन आता है। जैसे एक प्रीवियस ईयर जब पेपर हुआ था तो उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था कि जो टर्म बैंकिंग है वो कहाँ पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 5 ऑफ बीआर एक्ट में। तो इस तरीके से कुछ सेक्शंस और एक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सेक्शन 29 ऑफ बीआर एक्ट में प्रिस्क्राइब है कि इनको बैलेंस शीट, पीएल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, साथ में इनको 3 कॉपीज बैलेंस शीट की सबमिट करनी होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आरबीआई को, और कितने टाइम पीरियड में कर देनी होती है, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच इट रिलेट्स। मतलब बैलेंस शीट तो देखिए एज ऑन द डेट बनती है, तो मतलब बैलेंस शीट बैंक की एज ऑन 31 मार्च बनी तो टिल 30 जून का टाइम पीरियड रहता है, विद इन 3 months इट हैज टू बी सबमिटेड टू आरबीआई, और 3 कॉपी सबमिट करनी होती है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि कितनी कॉपी सबमिट करनी होती है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है, एनी बैंकिंग कंपनी अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ रिजर्व बैंक कैंसिलिंग अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट may within dash from the date on which such a decision is communicated to it appeal to the dash। ऑप्शन है 30 days एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, 90 days एंड सुप्रीम कोर्ट, 6 months एंड डीआरएटी, 1 year एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आरबीआई अगर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देती है तो वो एक तो कहाँ पे अपील कर सकती है बैंक, और दूसरा कितना टाइम पीरियड होता है फॉर द अपील। सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकती है एंड विद इन 30 days फ्रॉम रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम आरबीआई के आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। अब याद रखिएगा आरबीआई जो बैंक्स को लाइसेंस देती है दैट इज आल्सो मेंशन्ड अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस की बात भी सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट में करिए। सब सेक्शंस दोनों के अलग अलग है ऑफ कोर्स, बट उसमें सब सेक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आ सकता है आरबीआई के पास जो अथॉरिटी है टू गिव द लाइसेंस टू बी बैंक्स फॉर द ऑपरेशन, वो कौन से सेक्शन एक्ट में था, और कैंसिलेशन का भी सेक्शन 22 ऑफ बीआर एक्ट में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बैंक्स अपील कर सकते हो, टाइम पीरियड है विद इन 30 days। ओके, नेक्स्ट है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ इंडियन बैंक शुड नॉट बी लेस देन डैश इफ इट हैज प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, एंड डैश इफ इट इंक्लूड्स द सिटी ऑफ बॉम्बे और कैलकाटा और बोथ। ऑप्शंस है 10 lakhs and 15 lakhs, 5 lakhs and 10 lakhs, 15 lakhs and 20 lakhs, 10 lakhs and 10 lakhs। तो जो बैंक्स है इंडियन बैंक्स, उनका मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, अगर वो ओनली वन स्टेट लिखा होता तब तो मिनिमम कैपिटल उसमें 1 lakh था। ओके, अदरवाइज नॉर्मल रूल क्या है, मोर देन वन स्टेट इट शुड हैव अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 lakhs, और अगर उनका ऑफिस या ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन बॉम्बे या कैलकाटा सिटीज में है तो दैट लिमिट शुड बी 10 lakhs। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 lakhs चाहिए, और अगर बॉम्बे कैलकाटा में उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है तो फिर 10 lakhs। और वहीं जब फॉरेन बैंक्स की बात करते हैं, फॉरेन बैंक्स का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज 15 lakhs, और अगर उनका भी एरिया ऑफ ऑपरेशन मुंबई या कोलकाता में है तो फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट है 20 lakhs की। तो ये याद रखिएगा, इंडियन बैंक्स की नॉर्मली 5 lakhs है, मुंबई कैलकाटा में अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 10 lakhs, फॉरेन बैंक्स की 15 lakhs है, मुंबई कोलकाता में प्लेस ऑफ बिजनेस है तो 20 lakhs, और इंडियन बैंक्स अगर सिर्फ एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रही है तो 1 lakh है। नेक्स्ट है, एक छोटा सा केस टाइप का है, इस टाइप का केस आपका एक वन ऑफ द प्रीवियस ईयर में आया भी था। सो ए सेल्स एंड सेंड द गुड्स टू बी थ्रू द कैरियर सी, ए ड्रॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सेंड इट टू द बैंक डी फॉर द कलेक्शन फ्रॉम बी। आइडेंटिफाई हु आर द पार्टीज ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881। So A is a drawee, B is a drawer, C is a payee. Option B, C is a drawer, B is a drawee, D is a payee. Option C, A is drawer, B is drawee, A is payee. Option D, A is drawer, C is drawee, B is payee. So देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, आपकी 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है,
ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर होता है जो कि मेकर होता है ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई होता है डेटर जिसको की पेमेंट देना होता है, हु हैज टू मेक द पेमेंट अंडर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरी पार्टी होती है पेई, जो कि होती है बेनिफिशियरी, जिसको कि इसका पेमेंट मिलना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ए ने गुड सेल करे और वो बी को सेंड करे, तो ए कौन हुआ? ए आपका क्रेडिटर हुआ जिसने गुड सेल करे, किसको करे? बी को, हु इज द डेटर, और उसने ये सेंड कर दिए थ्रू द कैरियर सी। अब वो एक बीट्स की पार्टी है मीडिएटर, उसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कोई मतलब नहीं है। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ए कौन हो गया? जो ड्रॉअर होता है वो मेकर, क्रेडिटर वही होता है, सो ए इज अ ड्रॉअर। फॉर द प्राइस ऑफ गुड, जितने भी अमाउंट के गुड्स उसने सेल करे उतने का उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और उसने अपनी बैंक डी में सेंड कर दिया फॉर द कलेक्शन। सो बैंक डी इज एक्टिंग एज अ होल्डर और द एजेंट फॉर द ए फॉर कलेक्टिंग द पेमेंट। सो डी इज एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द कलेक्शन। और किससे पैसा कलेक्ट होना है? बी से। बी को क्योंकि गुड्स मिले, बी डेटर है, बी हैज टू मेक द पेमेंट, तो जिसको पेमेंट करना होता है वो कौन होता है? ड्रॉई होता है। सो बी कौन हो गया? बी ड्रॉई हो गया। और ये पैसा मिलना किसको है? तो मिलना किसको है? ए को ही मिलना है। दो डी इज कलेक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ए, एक्टिंग एज एन एजेंट, बट एक्चुअल में बेनिफिशियरी कौन है? एज पर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए ही है। सो ए ही ड्रॉअर है, मेकर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बी ड्रॉई है जिसको इसका पैसा देना है, और बेनिफिशियरी भी ए ही है। अगर ए ने किसी और पार्टी का नाम लिखा होता है कि इसका पेमेंट इसको दे दीजिए, मान लीजिए ए का कोई सप्लायर या वेंडर होता है जिससे ए ने सामान खरीदा है, तो उसका नाम वो लिख देता, तो देन इन दैट केस दैट पर्सन वुड बी द पेई और बेनिफिशियरी। यहाँ पे आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ऑप्शन है बैंक्स हैव टू फाइल अ रिटर्न एवरी ईयर ऑन द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। Option B, return regarding unclaimed deposits have to be filed within 30 days of the end of each calendar year. Option C, returns on unclaimed deposit covers all the deposits not operated for 3 years. Option D, banks have to transfer the funds to the depositor education awareness fund if the account is inoperative or unclaimed for a period of 10 years or more. So unclaimed deposits काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, पूछे गए हैं। सो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उसके रिगार्डिंग बैंक्स को रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 26 ऑफ बीआर एक्ट। ये सेक्शन और एक्ट याद रखिएगा। अब ये कितने दिन में रिटर्न फाइल करना होता है? कैलेंडर ईयर के खत्म होने के 30 डेज के अंदर में कर देना होता है। मतलब कैलेंडर ईयर अगर 31 दिसंबर को ओवर हो रहा है तो विद इन 31 जनवरी रिटर्न्स हैव टू बी फाइल्ड, तो ये भी करेक्ट है। ये रिटर्न कौन से डिपॉजिट्स कवर करता है? विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years और मोर, तो इसमें इनऑपरेटिव अकाउंट्स 10 years और मोर या अनक्लेम डिपॉजिट्स 10 years और मोर उससे रिलेटेड है। सो ये वाला स्टेटमेंट ही हमारा आंसर हो गया, बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 3 years की जगह 10 years होगा। और ये वाला भी सही है, अगर कोई भी अकाउंट इनऑपरेटिव है या फिर अनक्लेम डिपॉजिट्स है फॉर 10 years और मोर, तो वो फंड बैंक्स को डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के पास ट्रांसफर करना होता है, विच इज मेंटेन्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अ सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज डैश और मोर, while for regional rural banks and local area bank deposit of rupees dash or more constitute the bulk deposit. Options है 2 crore and 15 lakhs, 3 crores and 1 crore, 5 crores and 2 crores, 1 crore and 25 lakhs। तो कितना अमाउंट की अगर सिंगल एफडी है तो वो बल्क डिपॉजिट में कैप मानी जाएगी। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर सिंगल एफडी कोई कर रहा है ऑफ रुपीज 3 करोड़ और मोर, तो उसको बल्क डिपॉजिट्स माना जाएगा। आरआरबीज लोकल एरिया बैंक में कोई सिंगल एफडी कर रहा है अमाउंट रुपीज 1 करोड़ और मोर, तो उसको बल्क डिपॉजिट। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओल्डर जो लिमिट्स थी, जो कि आपके मैकमिलन बुक में ओल्ड लिमिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की 2 करोड़ थी और आरआरबीज वगैरह की 15 lakhs थी, जो कि अब इंक्रीज हो गई है, तो आपको न्यू लिमिट्स पता होनी चाहिए। ओके, बल्क डिपॉजिट्स पे बैंक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि बैंक को भी क्या है, एक बड़े अमाउंट की एक सिंगल एफडी आ रही है। नेक्स्ट है
A customer presents a check at a bank counter. Check is written using 3 different pens or inks, and the handwriting in the amount column varies from the payee column. However, the signature matches the bank records perfectly. What should the bank do? तो किसी कस्टमर ने चेक प्रेजेंट किया और वो डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में चेक भरा गया है. अमाउंट कॉलम में अलग हैंड राइटिंग या पेन से भरा गया, पेई कॉलम अलग राइटिंग या पेन से, बट सिग्नेचर कस्टमर का मैच हो रहा है. तो उस केस में बैंक को क्या एक्शन लेना चाहिए? ऑप्शन से द बैंक मस्ट ऑनर द चेक सिंस द सिग्नेचर हैज मैच्ड विद द रिकॉर्ड्स. ऑप्शन बी, बैंक शुड रिटर्न द चेक विद द रीजन मटेरियल ऑल्टरेशन रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन और द ड्रॉअर्स कंफर्मेशन. Option C, bank should impound the check and report it to the financial intelligence unit. Option D, bank requires authorization from RBI before paying it. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन बी. सो अगर डिफरेंट हैंड राइटिंग्स में चेक भरा जाएगा तो बैंक क्या करेगा? उस चेक को रिटर्न कर देगा, उसमें लिख देगा ये ऑल्टरेशन माना जाएगा. सो इट रिक्वायर्स अ ड्रॉअर कंफर्मेशन और इट्स ऑथेंटिकेशन. ओके, next है, every banking company which is a scheduled bank has a duty to maintain cash reserve with RBI under dash. In the case of non-scheduled bank, dash provides for the maintenance of cash reserves. Options है section 42 of RBI Act and section 18 of BR Act. Option B, section 42 of RBI Act and section 24 of BR Act. Option C, section 24 of BR Act and section 18 of BR Act. ऑप्शन डी, सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट एंड सेक्शन 18 ऑफ आरबीआई एक्ट. तो देखिए, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, उनको भी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना रहता है और वो उनको कैश रिजर्व्स आरबीआई के पास मेंटेन करने रहते हैं, एंड दैट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट. जो कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है, उनको भी सीआरआर तो मेंटेन करना होता है, बट वो अपने पास इस अमाउंट को मेंटेन कर सकते हैं. और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? It is mentioned under section 18 of Banking Regulation Act. Similarly, banks को statutory liquidity ratio SLR भी maintain करना रहता है. That is as per the norms mentioned in section 24 of BR Act. तो कई बार एग्जाम में आपका CRR का सेक्शन एक्ट और SLR का सेक्शन एक्ट पूछा गया है. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट CRR के रिगार्डिंग है फॉर द शेड्यूल्ड बैंक्स, और सेक्शन 18 ऑफ बीआर एक्ट भी सीआरआर के रिगार्डिंग है, बट इट इज फॉर द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मेंशन है, याद रखिए सीआरआर का सेक्शन 42 है, तो एसएलआर का इसका जस्ट ऑपोजिट है सेक्शन 24, और इसका एक्ट आरबीआई एक्ट है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है. तो मेनली ये वाला सेक्शन एक्ट और ये वाला सेक्शन एक्ट सीआरआर और एसएलआर का पूछा भी गया है आपका प्रीवियस ईयर में, और इंपॉर्टेंट है, कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट मस्ट मेंटेन अ मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ डैश बाय द मार्च 31, 2027. ऑप्शन है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़. तो पहले जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स थे एनबीएफसी, एमएफआई, उनकी एनओएफ रिक्वायरमेंट थी 5 करोड़ और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो थे उनकी 2 करोड़ थी. अब इसमें आरबीआई ने कह दिया है, चाहे वो एमएफआई नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो चाहे कहीं भी, उनकी अब एनओएफ शुड बी ₹10 करोड़ और मोर बाय 31 मार्च 2027. जो एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज है, न्यू एनबीएफसीज का नेट ओन फंड अब 10 करोड़ एंड मोर होना चाहिए. ये रूल्स आया है आपका एनबीएफसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स के लिए आया है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी या एनबीएफसीज के लिए आया है, साथ में एनबीएफसी फैक्टर्स के लिए रूल आया है फॉर द रिक्वायरिंग एनओएफ ऑफ 10 करोड़. ओके, नेक्स्ट है, ये भी न्यू अमेंडमेंट डायरेक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन है. Which of the statements are correct regarding NBFCs as per the RBI amendment directions of 2026? Options है, NBFCs with no public funds and no customer interface and having asset size less than 1000 crores are exempt from the registration with RBI under section 45IA. Option B, type 2 NBFCs include conventional lenders with the public funds and customers requiring full registration regardless of size. Option C, any NBFCs with the asset of rupees 1 lakh crore or more is automatically classified in upper layer. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. सो देखिए, आरबीआई ने डायरेक्टिव्स दिए थे जहां पर एनबीएफसीज अब क्या है 4 लेयर्स में डिवाइड होते हैं, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, और उसमें असेट साइज का भी क्राइटेरिया रखा था.
बेस लेयर में वो वाली एनबीएफसीज फॉल होती है, एक तो वो लोग कोई भी पब्लिक से फंड नहीं उठाती है, नो पब्लिक डिपॉजिट्स, नो पब्लिक फंड्स, साथ में वो उनकी डायरेक्ट कस्टमर इंटरफेस, कस्टमर डीलिंग नहीं होती है, और साथ में जो उनका असेट साइज है दैट इज लेस देन 1000 करोड़। तो इस टाइप के एनबीएफसीज को क्या है, अब एग्जेम्प्ट कर दिया है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज आर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। साथ में इसी में अब इन्होंने एक टाइप 1 टाइप 2 एनबीएफसीज रिलेटेड सर्कुलर आरबीआई ने रिसेंटली निकाला था। टाइप 1 एनबीएफसीज वो हो गई जिनको की रजिस्टर करना पड़ता है आरबीआई के साथ, भले ही वो पब्लिक फंड्स नहीं ले रही है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, बट देयर असेट साइज इज ग्रेटर और इक्वल टू 1000 करोड़, सो दो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी पब्लिक फंड्स। टाइप 1 एनबीएफसीज वो है जो कि पब्लिक फंड नहीं उठाती, कस्टमर इंटरफेस भी नहीं है उनका, कस्टमर डीलिंग भी नहीं है, बट उनका क्योंकि एसेट साइज ग्रेटर और इक्वल टू 1000 करोड़ है, दे कुड रजिस्टर देमसेल्व्स एज टाइप 1 एनबीएफसीज एंड दे रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन। टाइप 2 एनबीएफसीज वो होती है जो कि पब्लिक फंड्स उठाती है या कस्टमर डीलिंग करती है, तो उनको तो रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, चाहे उनका एसेट साइज कुछ भी हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहले अपर लेयर एनबीएफसी के लिए कोई एसेट साइज स्पेसिफाइड नहीं था पुराने रूल्स में, उसमें यही था कि कोई एनबीएफसी अगर सिस्टमिक रिस्क पोज कर रही है, क्लोजर मॉनिटरिंग सुपरवाइजिंग विजन का रिक्वायरमेंट है, तो उसको अपर लेयर में डाल देते थे। अब इसमें असेट साइज एक आ गया है कि अगर कोई भी एनबीएफसी का असेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपर लेयर एनबीएफसी में आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। साथ में इसमें एक और चेंजेस हुए हैं जो कि है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट बेस्ड एनबीएफसीज। तो जो गवर्नमेंट बेस्ड एनबीएफसी थी वो ओल्ड रूल्स के हिसाब से या तो बेस लेयर में फॉल करती थी या मिडिल लेयर में। अब इसमें ये रूल आया है कि गवर्नमेंट एनबीएफसीज अपर लेयर में भी आ सकती है अगर उनका असेट साइज 1 लाख करोड़ या उससे ज्यादा होता है तो। ओके, तो ये सारे न्यू चेंजेस है एज पर द न्यू सर्कुलर issued by RBI. So all of the above is the right answer. Okay. Next है the credit concentration limit prescribed for NBFC separately for the lending and investment shall be merged into single exposure limit of dash for the single borrower or party and dash for the single group of borrowers or parties. Options है 20% and 30%, 15% and 40%, 25% and 40%, 20% and 25%. सो जो ओवरऑल क्रेडिट लिमिट्स होती थी एनबीएफसी की वो पहले सेपरेटली प्रिस्क्राइब थी कि इतना मैक्सिमम लोन और इतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में एक्सपोजर ले सकते हैं एक एनबीएफसी एक बोरोवर में। अब वो मर्ज हो गए तो अब कंप्लीट टोटल एक्सपोजर किसी एक एनबीएफसी का एक सिंगल बोरोवर में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 25%, और ग्रुप ऑफ बोरोवर्स कनेक्टेड पार्टीज में कितना हो सकता है, 40%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें 5% और एक्सीड कर सकता है अगर ये एडिशनल एक्सपोजर कहाँ लिया जा रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लोन से इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है तो एडिशनल 5% और एक्सपोजर ले सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the statement is true regarding co-lending arrangements between banks and NBFCs? Statements है banks and NBFC shall formulate board approved policies for entering into co-lending model. Second statement है NBFC shall be required to retain a minimum of 10% share of the individual loans on their books. Third, a bank shall be allowed to enter into co-lending arrangement with NBFC belonging to promoter group. तो आरबीआई ने क्या है, को लेंडिंग मॉडल निकाला है जहां पर क्या होता है, बैंक्स और एनबीएफसी मिलकर लोन देते हैं। और किस टाइप के लोन देते हैं, सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले, जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं वो वाले लोन्स देते हैं, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड, अंडर रिजर्व्ड एरियाज, अंडर सर्व्ड एरियाज, उन तक भी लोन पहुंच पाए, वीकर सेक्शंस तक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बैंक और एनबीएफसी को मिलकर बोर्ड अप्रूव, पूरी इनकी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज होनी चाहिए अगर वो को लेंडिंग मॉडल में एंटर करना चाहते हैं। मिनिमम जो रिटेंशन रिक्वायरमेंट है दैट इज 20%। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आया था कि को लेंडिंग अगर कर रही है तो एनबीएफसी को मिनिमम जो रिस्क शेयर करना होता है दैट इज 20%। बैंक्स मैक्सिमम 80% शेयर कर सकती है लोन का रिस्क अपनी बैलेंस शीट में।
साथ में बैंक कोई भी ऐसे एनबीएफसी के साथ को लेंडिंग नहीं कर सकती जो उसी के प्रमोटर ग्रुप की एनबीएफसी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो वन और आपका ट्रू कौन सा हुआ, सिर्फ वन ही ट्रू हुआ, सेकंड वाला भी गलत है क्योंकि एनबीएफसी को मिनिमम 20% रिटेन करने होता है, थर्ड भी गलत है क्योंकि वो प्रमोटर ग्रुप के एनबीएफसी के साथ को लेंडिंग नहीं कर सकती। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी विच इज ओनली वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन है मतलब स्टेटमेंट्स है, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज द फाइनेंस मिनिस्टर। सेकेंड है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएसडीसी इज टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। थर्ड है, important wing of FSDC is the subcommittee chaired by the deputy governor of RBI. Fourth है, inter-regulatory technical group was set up for the inter-regulatory coordination among the financial sector regulators headed by ED in charge of financial stability of RBI. तो आपको बताने कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन डी ऑल 1, 2, 3, 4 आर ट्रू। सो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, ये अब बनाया गया है विद द आरबीआई, इरडाई, सेबी, पीएफआरडीए, इन सबके कॉपरेशन से इसको बनाया गया है। इसका मेन काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे उसको इंश्योर करना, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलप हो। अब क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, तो ये इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करना, तो ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और चेयरमैन कौन होता है इसका, फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब एफएसडीसी का एक इंपॉर्टेंट विंग होता है जो कि सब कमिटी होती है जिसको डेप्यूटी गवर्नर नहीं आरबीआई का गवर्नर चेयर करता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब एक इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप होता है जिसका हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, हु इज इन चार्ज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो 1, 2 और 4 करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है बिकॉज द एफएसडीसी विंग इज एक्चुअली चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर एंड नॉट द डेप्यूटी गवर्नर। सो 1, 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट है, in terms of section 4 of PMLA, whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with a rigorous imprisonment for a term not less than dash, which may extend to dash, and shall also be liable to fine. Options है 1 year and 3 years, 3 years and 5 years, 3 years and 7 years, 5 years and 10 years. So PMLA में क्या है, अगर कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में गिल्टी पाया जाएगा तो मिनिमम पनिशमेंट है 3 years की एंड मैक्सिमम कितनी है 7 years की, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और अगर दैट ऑफेंस इज रिलेटेड टू नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ड्रग अब्यूज, इन सब में अगर गिल्टी पाया गया देन दिस पनिशमेंट ऑफ 7 years मे बी एक्सटेंडेड अप टू 10 years। अदरवाइज आपको रूल क्या याद रखना है, जो पनिशमेंट नॉर्म है वो है मिनिमम 3 years की इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 7 years की, और साथ में फाइन भी इम्पोज होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट है अंडर डैश मॉर्गेज, मॉर्गेजी इज पुट इन द लीगल पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड हैज अ राइट टू रिसीव द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी which may be appropriated in lieu of the payment of mortgage money with no personal covenant to repay the debt। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स कौन से टाइप के मॉर्गेज की है, ऑप्शन है इंग्लिश मॉर्गेज, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज। अब देखिए आपके 6 टाइप के मॉर्गेजेस है, सबकी सारी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस पर आते हैं। ऐसा मॉर्गेज जहां पर ऑफ कोर्स देखिए मॉर्गेज में इनिशियल लेवल पे फिजिकल पोजीशन बोरोवर के पास ही होता है, तो वो तो ट्रांसफर होगा नहीं क्रेडिटर के पास या बैंक के पास, सो लीगल पोजीशन एक तरीके से प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी को मिलता है। साथ में जो मॉर्गेजर होता है उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है टू रीपे द डेट, तो वो जो मॉर्गेजी है वो क्या करता है, वो जो भी प्रॉपर्टी से रेंट या प्रॉफिट अराइज होते हैं उसको वो अपने पास रख सकता है और उसको वो एप्रोप्रिएट कर सकता है टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो कि उसको कलेक्ट करना है फ्रॉम द बोरोवर, तो उसकी जगह वो प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाकर जो रेंटल इनकम आ रही है या अप्रिशिएट हो रही है प्रॉपर्टी, तो उससे प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको यूज कर सकता है। इसीलिए बैंक क्या है इस टाइप के मॉर्गेज को नहीं लेते हैं, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज।
टाइप का चार्ज बैंक नहीं क्रिएट करते। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें कोई भी पर्सनल कोवेनेंट नहीं होता है बोरोवर का टू रीपे द डेट, और साथ में इसमें मनी जो होता है वो फिर रिकवर ओनली हो सकता है बाय द रेंट्स और प्रॉफिट, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ऑप्शंस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बी ड्रॉन ऑन ए पर्सन और ए फर्म while the check is always drawn on a bank. Option B है, bills of exchange is drawn payable to the bearer while the check can or cannot be drawn payable to the bearer. Option C है, drawer cannot countermand the payment of bill of exchange while in the check the payment can be countermanded by the drawer. Option D है, bills of exchange may be payable on the demand or after the expiry of a period after side while the check is always paid on demand. तो इनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कभी भी बियरर ड्रॉ नहीं होता। बियरर का मतलब जो भी होल्डर है उसको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसका भी नाम लिखा है एज अ पेई, एज अ बेनिफिशियरी, उसी को इसका पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते में बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया, आप लेकर चलेगा, आपको पैसा मिल गया। चेक आपका सही है, चेक बियरर चेक भी हो सकता है, तो जिसके पास भी चेक है उसको उसका पैसा मिल जाएगा, होल्डर ऑफ द चेक। और ये ऑर्डर चेक भी हो सकता है, तो जिसको दिया गया ऑर्डर की भाई इसको पेमेंट मिलना है एज अ पेई, उसको पेमेंट मिलेगा। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नेवर ड्रॉन पेबल टू अ बियरर। बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि चेक में क्या होता है, ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक, क्योंकि पेमेंट जो चेक का होता है दैट इज डन थ्रू द बैंक। सो इन केस ऑफ चेक, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन द बैंक, दिस इज करेक्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पर्सन पे, फर्म पे, किसी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अब जो भी पेमेंट आपको मिलना है, उसमें जो ड्रॉअर है उसने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया, आपको पेमेंट करना है, वापस से उसको वो काउंटरमेंट नहीं कर सकता पेमेंट को। बट चेक में आप क्या है, स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, सो इट कैन बी काउंटरमेंटेड बाय द ड्रॉअर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, वो डिमांड बिल भी हो सकता है जहां पर प्रेजेंटेशन पर इमीडिएट पेमेंट करना है, या यूजांस बिल भी हो सकता है जहां ग्रेस पीरियड मिलता है। ओके, डिमांड बिल यानी कि साइड बिल, यूजांस बिल आफ्टर अ साइड, जहां आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एक मैच्योरिटी पे पेमेंट करना होता है। और चेक इज ऑलवेज पेड ऑन डिमांड, जब आप लेकर जाते हो तब उसका पेमेंट बैंक को करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ एक्सपायरेशन पीरियड होता है उसके बाद पेमेंट करना है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन है, देयर आर ओनली 2 पार्टीज इन्वॉल्वड इन प्रॉमिसरी नोट व्हाइल देयर कैन बी 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये तो सही है ही। प्रॉमिसरी नोट में आपका कौन होता है, जो मेकर होता है, और दूसरा कौन होता है, पेई होता है, जिसको इसका पेमेंट मिलना होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई हमने देखे थे। Promissory note is an unconditional order to make the payment, while bill of exchange is an unconditional undertaking. C है, drawer responsibility in promissory note is primary while the drawer responsibility in bill of exchange is secondary. Option D, no notice of dishonor is required in promissory note while in BOE notice of dishonor is required by the holder to the drawer. So option A तो आपका true statement दिया है, सही है। प्रोमिसरी नोट क्यों कौन ड्रॉ करता है, डेटर ड्रॉ करता है, तो उसमें वो क्या करता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है, उसकी अंडरटेकिंग होती है कि आई विल मेक यू द पेमेंट। वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, क्योंकि वो क्रेडिटर ड्रॉ करता है, तो वो ऑर्डर देता है कि आप ये पेमेंट करिए। तो यही आंसर हो गया, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, if any person contravenes any provisions of FEMA Act, he shall upon adjudication be liable to a penalty up to dash the sum involved in such contravention where amount is quantifiable or up to dash where the amount is not quantifiable। तो अगर कोई भी पर्सन फेमा एक्ट के अंदर के प्रोविजंस को वायलेट करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो कितनी पेनल्टी लगती है। ऑप्शन है, ट्वाइस और ₹3 लाख, थ्राइस और 2 लाख, ट्वाइस और 1 लाख, थ्राइस और 5 लाख। सो राइट आंसर है थ्राइस और 2 लाख। मतलब अगर हम लोग अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं, ओके, कि मान लीजिए 1 लाख का कुछ तो गलत काम हुआ है, फेमा एक्ट वायलेट हुआ है, तो इसका थ्राइस दिस अमाउंट यानी कि 3 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। और अगर हम लोग ये नहीं पता लगा सकते कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, तो फ्लैट 2 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ मेंशन्ड है आपका, सेक्शन 13 ऑफ फेमा एक्ट में आता है पेनल्टी वाली बात।
साथ में अगर वो कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूइंग है, वो वापस है कंटिन्यू हो रहा है, तो फर्दर पेनल्टी में एक्सटेंड अप टू ₹5,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। अगर वो कंटिन्यू कर रहा है, वायलेट कर रहा है नॉर्म्स को, तो एवरी डे पर डे 5,000 की पेनल्टी लगती है। नेक्स्ट है, a charge is created by the company is required to be registered with the registrar within dash of its creation in such a form and on the payment of such fees as may be prescribed. Options है 7 days, 30 days, 90 days, 180 days. So जो भी चार्ज क्रिएट होता है that should be registered within 30 days by paying the normal fees. अब देखिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रूल क्या है? विद इन 30 डेज, जिसमें नॉर्मल फीस पे करनी होती है। अगर कुछ कंडीशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से 30 डेज में चार्ज नहीं रजिस्टर हो पाया है, तो उसके बाद 30 डेज और एडिशनल मिल जाते हैं। तो विद इन 60 डेज हो जाना चाहिए, उसमें नॉर्मल फीस के साथ साथ एडिशनल फी भी पे करनी पड़ती है। अगर 60 डेज में भी चार्ज नहीं रजिस्टर हुआ, तो फिर 120 डेज लास्ट टाइम पीरियड है कि विद इन 120 डेज में तो हो ही जाना चाहिए। ओके, जो कि आपका 4 मंथ्स है, जहां पे और एडिशनल फी पे करनी होती है। आफ्टर 120 डेज द चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। उसके लिए स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट से कंडोनेशन रिक्वायरमेंट होती है। अगर आफ्टर 120 डेज, पहले ये टाइम पीरियड आपका कुछ 330 डेज था, अब वो रिड्यूस होके 120 डेज हो गया है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ मॉर्गेज बाय द वे ऑफ कंडीशनल सेल। Options है, the sale of the mortgage property initially is ostensible and not real. Option B, if the money is not repaid on the agreed date, the ostensible sale become absolute upon the mortgagee applying to the court and getting a decree in his favor. Option C, mortgagee can look to the other properties of the mortgagor in case the mortgage property proves insufficient. Option D, mortgagee can sue for the foreclosure but not for the sale of the property. सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। मॉर्गेज बाय द वे ऑफ कंडीशनल सेल में क्या होता है? एक ऑस्टेंसिबल तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि जो मॉर्गेजर है उसने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है टू द मॉर्गेजी, यानी कि बोरोवर ने बैंक को प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जो कि बस खाली मतलब दिखाया जाता है, ऑस्टेंसिबल सेल होती है, बट वो रियल सेल नहीं होती। बट अगर वो डिफॉल्ट करता है तो वो ऑस्टेंसिबल सेल एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो पेमेंट कर देता है तो वो कैंसिल हो जाती है और वो प्रॉपर्टी वापस से बोरोवर को दे दी जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए। बट यहाँ पर अगर वो प्रॉपर्टी को इनसफिशिएंट पड़ती है टू रिकवर द अमाउंट, तो वहां पर रीपेमेंट करने के लिए जो मॉर्गेजी है वो उसकी पर्सनल और अदर प्रॉपर्टीज को नहीं देख सकता। सो मॉर्गेजी कैन नॉट लुक थ्रू द अदर प्रॉपर्टीज, सो दिस इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स। ओके, और वो ये सही है कि वो फोरक्लोजर के लिए तो सू कर सकता है जहां पर जो मॉर्गेजर है वो राइट खो देता है टू रिकवर बैक द प्रॉपर्टी, बट ही कैन नॉट सू फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। ऑप्शन से, इक्विटेबल मॉर्गेज कैन बी अफेक्टेड ओनली इन द टाउन्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, टू क्रिएट दिस मॉर्गेज देयर मस्ट बी 3 ingredients: a debt, deposit of title deeds, and intention that the deed shall act as a security for the debt. Option C, in case of default, remedy is to obtain a decree for the sale of property. Since this involves going to the court, it is expensive and time consuming. Option D, all of the above. सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स से याद रखिएगा। इक्विटेबल मॉर्गेज को हम लोग और क्या कहते हैं? मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो यहाँ पर टाइटल डीड्स अगर आप पोजेशन में दे देते हो बैंक को विद द इंटेंशन कि बैंक उस पर अपना चार्ज क्रिएट करे, सो दैट इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज। बट ये उन्हीं टाउन्स में क्रिएट हो सकती है विच इज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लाइक मुंबई, कोलकाता या अदर टाउन जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर द सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टीज डैश and limitation period for filing suit for the foreclosure is dash from the date the money secured by the mortgage becomes due. Options are 10 years and 20 years. Option B 15 years and 25 years. Option C 12 years and 30 years. Option D 12 years and 20 years.
सो लिमिटेशन पीरियड होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके अंदर में बैंक क्या है, बोरोवर के अगेंस्ट सूट फाइल कर रही है कोर्ट में, उसके बाद बैंक लूजेस द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द बोरोवर। सो अगर वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है, उससे रिलेटेड अगर सूट फाइल करना है, दैट हैज टू बी डन विद इन 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट द मनी बिकम्स ड्यू। और फोरक्लोजर के लिए अगर बैंक को सूट फाइल करना चाहती है, फोरक्लोजर जिसमें कि बोरोवर अब अपनी राइट खो देता है टू रिकवर बैक द प्रॉपर्टी, सो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड है 30 years. These are mentioned under Article 62 and 63 of Limitation Act. Option C is the right answer. Okay. For taking the property in the possession and selling the mortgage property, उसके लिए 12 years है limitation period, और foreclosure सूट फाइल करने के लिए 30 years का टाइम पीरियड है बैंक के पास। नेक्स्ट है अंडर विच कंडीशन राइट टू सेट ऑफ इज नॉट अवेलेबल विद द बैंक। ऑप्शन है व्हेन द डिपॉजिट इज इन द नेम ऑफ पार्टनर एंड लोन इज इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑप्शन है व्हेन द डिपॉजिट इज इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटर एंड लोन इज इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। ऑप्शन सी व्हेन द डिपॉजिट इज इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड लोन इज इन द नेम ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर। ऑप्शन डी व्हेन द डिपॉजिट इज इन द सेम ऑफ सिंगल पर्सन एंड लोन इज इन द नेम ऑफ जॉइंटली विद अदर्स। तो इनमें से कौन से कंडीशन में राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता? राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो अगर मान लीजिए फर्म के नाम पर क्रेडिट में कुछ पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है बैंक के पास, और फर्म के अब कई सारे पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं। ए ने सिंगली अपने इंडिविजुअल नाम पर कुछ लोन ले रखा है, तो अब ड्यू डेट पे इसने पेमेंट नहीं किया, तो जो पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंट में पैसा है इसको बैंक नहीं यूज कर सकती फॉर राइट टू सेट ऑफ, नहीं एप्लीकेबल है। बाकी सभी कंडीशंस में है। मान लीजिए पार्टनर के नाम पर डिपॉजिट है, ए के नाम पर कुछ अमाउंट पड़ा है, और वो फर्म है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी है जिसके नाम पर लोन है और अमाउंट ड्यू हो गया है। तो जो पार्टनर्स होते हैं दे आर इंडिविजुअली एंड सेवरली लायबल फॉर द ड्यूज ऑफ द फर्म। तो अगर ड्यू डेट पे फर्म का पेमेंट नहीं आया तो जो इंडिविजुअल पार्टनर्स के जो डिपॉजिट अकाउंट्स है उनको यूज किया जा सकता है बाय द बैंक। सो राइट टू सेट ऑफ उन पे एप्लीकेबल है। सिमिलरली प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप का जो फर्म है दोनों को सिंगल एंटिटी ट्रीट किया जाता है। तो अगर डिपॉजिट प्रोप्राइटर के नाम पर है, ओके, कुछ उसका अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसमें कुछ पैसा पड़ा है, और उसका फर्म का भी अकाउंट है, उसके नाम पर उसने लोन ले रखा है, तो उसको यूज किया जा सकता है। अगेन प्रोप्राइटर के अकाउंट को यूज किया जा सकता है टू सेट ऑफ दिस प्रोप्राइटरशिप फर्म लोन्स अकाउंट। ये वाला हमने आपको बता दिया, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। इस पे एप्लीकेबल है अगर डिपॉजिट सिंगल नाम पे है, ए के नाम पर कुछ पैसा क्रेडिट में पड़ा है और लोन मान लीजिए ए और बी दोनों ने मिल कर लिया है, तो दोनों का अगर कोई जॉइंट अकाउंट है क्रेडिट में, वो उस पे तो एप्लीकेबल है ही, साथ में इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स पे भी राइट टू सेट ऑफ एप्लीकेबल है। बट इसका रिवर्स टू नहीं है। मान लीजिए ए ने लोन लिया हुआ है अपने नाम पे, तो डेबिट पे है अकाउंट, बट ए और बी का कंबाइंड कोई तो डिपॉजिट अकाउंट है, तो इस पे एप्लीकेबल राइट टू सेट ऑफ नहीं है, क्योंकि भाई बी की कोई लायबिलिटी नहीं बनी। ओके, नेक्स्ट है अंडर विच कंडीशंस बैंक कैन नॉट अप्लाई द राइट टू लियन। ऑप्शंस ऑन द इमेच्योर डेट्स, सेकंड है व्हेन द सिक्योरिटी हैज कम इन द बैंक्स पोजेशन इन द डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप्स, ऑन द सेफ कस्टडी आर्टिकल्स, व्हेन द राइट टू सेट ऑफ इज एक्सरसाइज्ड बाय द बैंक। ऑप्शंस है 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो कौन से कहाँ पे राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकती? राइट आंसर है 1, 3 and 4। इमेच्योर डेट्स, डेट का भी ड्यू डेट ही नहीं आया, मैच्योर ही नहीं हुए हैं, तो आप पहले से ही तो नहीं राइट टू लियन कर सकते हो। अगर सिक्योरिटी डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप में आई है तो उस पर अप्लाई होता है। सेफ कस्टडी आर्टिकल्स पे भी नहीं कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पास एक राइट आपने एक्सरसाइज कर रही है राइट टू सेट ऑफ, तो वापस से आप उसकी सिक्योरिटी को अपने रिटेन नहीं कर सकते हो अपने पोजेशन में, तो इस पे भी राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। या कोई भी आर्टिकल गलती से मिस्टेक से कस्टमर से छूट गया, तो वहां पे रिलेशनशिप कौन सी फॉर्म होती है? ट्रस्टी बेनिफिशियरी की, नॉट द डेटर क्रेडिटर। तो उस पे भी आर्टिकल्स लेफ्ट बाय मिस्टेक, उन पे भी राइट टू लियन का चार्ज राइट टू लियन नहीं क्रिएट होता। सो 1, 3 और 4 पे राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर पीएमएल रूल्स ऑफ 2005। ऑप्शंस है ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द वैल्यू मोर देन 10 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी।
Option B, all the transaction involving receipt by the non-profit organization valued more than 10 lakhs or its equivalent in foreign currency. Option C है all the cash transaction where counterfeit currency note have been used as a genuine and the forgery of a valuable security has taken place facilitating the transaction. Option D, all the suspicious transaction which are valued over 1 lakh. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शंस? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का कोई अमाउंट नहीं है। ओके सारे ही टाइप के आपको मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड, इसका कोई भी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी लिमिट नहीं है। सो इट इज नॉट वैल्यूड ओवर 1 लाख। हर टाइप का सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। सीटीआर कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ये करेक्ट है। एनपीओस को कोई कैश रिसीट्स हो रहा है ऑफ वैल्यूड मोर देन 10 लाख वो। वैसे एक क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट होती है जहां पर इंडिया से फॉरेन कंट्री पैसा जा रहा है या फॉरेन कंट्री से इंडिया जा रहा है, सो मोर देन 5 लाख का लिमिट होता है, वो इसमें प्रिजर्व करना होता है। या कोई भी कैश ट्रांजेक्शंस किया गया यूजिंग काउंटरफिट करेंसी नोट्स और उसके थ्रू क्या कोई फोर्जरी करी गई है तो वो भी उसके भी ट्रांजेक्शंस क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स? फर्स्ट है दे कैन एक्सेप्ट अ मैक्सिमम डिपॉजिट पर कस्टमर अप टू 1 लाख। सेकेंड है दे कैन इशू द डेबिट कार्ड्स बट नॉट द क्रेडिट कार्ड्स। थर्ड है दे हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट बैलेंस इन एसएलआर एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फोर्थ है मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 100 करोड़। ऑप्शन ए 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 2, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी 1, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। सो देखिए पेमेंट बैंक जो मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज ₹2 लाख। पहले 1 लाख की लिमिट थी, बाद में आरबीआई ने बढ़ा के 2 लाख कर दी, तो ये इनकरेक्ट है। पेमेंट बैंक्स क्या है, कोई भी लोन्स कस्टमर को नहीं दे सकता और कोई भी क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकता बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर टाइप ऑफ ए लोन। बट डेबिट कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ये सब दे सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्योंकि ये डिपॉजिट ले रहा है कस्टमर से, लोन तो दे नहीं सकता, तो इनको जो 75% जो डिपॉजिट बैलेंस है वो जो भी एसएलआर के अंदर रिकॉन कर सकता है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है 75% डिपॉजिट अमाउंट, और 25% वो जो होता है अमाउंट दैट द बैंक कुड मेंटेन विद अदर बैंक्स, और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2, 3 and 4, ऑप्शन बी राइट आंसर है। वहीं आपको याद रखना है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लोन्स दे सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों दे सकते हैं, डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, और उनका पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ है। ओके पेमेंट बैंक्स का 100 करोड़ है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का 200 करोड़ है। ओके नेक्स्ट है डैश नोटिस शुड बी गिवन बाय द सिस्टम प्रोवाइडर टू द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आफ्टर अप्रूवल बाय आरबीआई causing any change to take place in the system which would affect the structure or the operation of payment system. ऑप्शन है 7 days, 60 days, 90 days, 30 days. सो जो आपका पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है उसमें जो मेन अथॉरिटी किसको दी गई है ओवरऑल दीज पेमेंट सिस्टम्स, आरबीआई को। आरबीआई का ऑथराइजेशन दिया गया है। तो कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर अगर कोई भी चेंज करता है, सिस्टम के स्ट्रक्चर में ऑपरेशंस में चेंजेस होते हैं, तो पहले तो उसको आरबीआई से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। जब आरबीआई से अप्रूवल आ जाता है तो उसको कम से कम 30 डेज का नोटिस देना होता है टू द सिस्टम पार्टिसिपेंट्स लाइक द बैंक्स हु आर यूजिंग दैट सिस्टम, जिससे कि वो लोग भी रेडी हो सके और इन्फॉर्म कर सके फर्दर अपने कस्टमर्स को। तो राइट आंसर है 30 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 332 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, any floating charge on the property of a company created within a period of dash preceding the commencement of winding up becomes invalid under certain circumstances. ऑप्शन है 24 months, 12 months, 36 months, 60 months. तो मान लीजिए बैंक ने क्या है हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट कर रखा है ओवर एनी असेट ऑफ कंपनी, और वो कंपनी अब वाइंड अप होने वाली है, तो अगर वो चार्ज क्रिएट किया है विद इन द प्रीसीडिंग 12 months ऑफ द वाइंडिंग अप, तो वो चार्ज क्या है इनवैलिड हो जाता है। ओके राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो पिछले अगर 12 ही महीने में वो चार्ज क्रिएट हुआ है देन दैट चार्ज बिकम्स इनवैलिड, अगर कंपनी वो वाइंडिंग अप हो रही है, वाइंड अप हो रही।
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये आज का सेशन ओवर होता है, जहां हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स ए एंड बी। सो अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जरूर से सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।